जीरो टू इन्फिनिटी। इस वीडियो से हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 है प्लान्स एंड सेक्शंस। ये चैप्टर थोड़ा टेक्निकल है नेचर में और इसको हम लोग थोड़ा और ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ेंगे क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इंटरव्यू के। ये आपको इंटरव्यू में ज़्यादा परेशान करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चंस, क्योंकि चैप्टर के अंदर जो प्रोसीजर्स बताए गए हैं उनकी डायरेक्ट एप्लीकेबिलिटी आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। और हाँ, आपको ऑब्जेक्टिव में भी इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए शुरुआत करते हैं। इसका पहला रेगुलेशन, फर्स्ट रेगुलेशन है इसका 64, जनरल रिक्वायरमेंट्स अबाउट माइन प्लान्स। यानी कोई भी माइन प्लान जो इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के अंदर में बनाया जाएगा, मेंटेन किया जाएगा, उसकी क्या जनरल रिक्वायरमेंट्स है। जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होगी वो हम लोग आगे वाले रेगुलेशन में पढ़ेंगे। तो बात अभी इस रेगुलेशन में हम लोग कर रहे हैं जनरल रिक्वायरमेंट्स की, यानी कि हर एक प्लान में ये रिक्वायरमेंट जो है ये फुलफिल होनी ही होनी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसका सब रेगुलेशन 1, एवरी प्लान और सेक्शन प्रिपेयर्ड और सबमिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस रेगुलेशन शैल। यानी कि कोई भी प्लान या सेक्शन, ठीक है ना, प्लान की बात कर रहे हैं, सेक्शन की बात कर रहे हैं, प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड, यानी इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के अकॉर्डेंस में अगर कोई भी प्लान या सेक्शन को प्रिपेयर किया जाता है या फिर सबमिट किया जाता है। सबमिट किसे किया जाता है? किसी भी अथॉरिटी को या डीजीएमएस को सबमिट किया जाता है बेसिकली। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट, उस प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये बात करते हैं अब आगे। पहली चीज़ बोल रहे हैं कि इसका पॉइंट ए है, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द माइन एंड ऑफ द ओनर एंड द पर्पस फॉर विच द प्लान इज प्रिपेयर्ड। यानी कि जो भी माइन प्लान बनेगा उन सारे माइन प्लान्स में क्या होना चाहिए? माइन का नाम होना चाहिए, उस माइन का ओनर कौन है उसका नाम होना चाहिए, और पर्पस क्या है उस पर्टिकुलर प्लान का वो उसके अंदर में मेंशन होना चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन का टेबल है जो कि हर प्लान में जनरली आप पाएंगे, प्रिंटेड होता है एकदम साइड कॉर्नर में। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए नेम ऑफ द माइन लिखा हुआ है, इसका पर्पस लिखा हुआ है, यहाँ पर सरफेस प्लान है, जैसे ये पर्टिकुलर प्लान किसी सरफेस प्लान से रिलेटेड ये था तो इसलिए सरफेस प्लान है। अदर टाइप के प्लान हो सकते हैं, जैसे वाटर डेंजर प्लान हो सकता है, जॉइंट सर्वे प्लान हो सकता है। तो उस पर्टिकुलरली प्लान के ऊपर उसका पर्पस लिखा होना चाहिए, उसके ओनर का नाम लिखा होना चाहिए। जैसे जो भी माइन का ओनर है, तो अगर आप माइंस एक्ट को रिकॉल करेंगे तो उसमें जो ओनर की डेफिनेशन थी वो ओनर वहाँ पे डिफाइन किया गया किसी भी एक पर्सन को। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर माइन का ओनर जो भी पर्सन होगा उस पर्सन का नाम लिखा होना चाहिए माइंस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आप, शो द ट्रू नॉर्थ और द मैग्नेटिक मेरिडियन एंड द डेट ऑफ द लेटर। ठीक है, यानी दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, या तो प्लान के ऊपर में ट्रू नॉर्थ होना चाहिए, या अगर ट्रू नॉर्थ नहीं है तो मैग्नेटिक मेरिडियन होना चाहिए और साथ में डेट होनी चाहिए उसकी। अब इसका मतलब समझते हैं। ये देखिए जनरली क्या है कि अर्थ में क्या है कि दो टाइप के नॉर्थ होते हैं। एक होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ। जियोग्राफिकल नॉर्थ क्या है? जैसे जो नॉर्थ पोल है और जो साउथ पोल है, उस दोनों के बीच से जो एक्सिस पार होती है ना, वो होता है ट्रू नॉर्थ, जिसको ज्योग्राफिकल नॉर्थ भी बोलते हैं। तो माइंस में या तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ होना चाहिए पर्टिकुलरली, या फिर अगर ज्योग्राफिकल नॉर्थ नहीं है अवेलेबल तो उस पर्टिकुलर केस में मैग्नेटिक मेरिडियन होना चाहिए। मैग्नेटिक मेरिडियन इन मैग्नेटिक नॉर्थ जो होता है किसी भी कंपास से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन होता है या मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो जो भी एक्चुअल नॉर्थ होता है, ट्रू नॉर्थ होता है, उससे एक एंगल पे होता है। वो यहाँ आप जैसे देख सकते हैं वो एक एंगल पे होता है। तो अब एक चीज़ और बोली गई थी कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ डेट लिखी होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोला गया था? कि मैग्नेटिक मेरिडियन जो होती है ना वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, शिफ्ट होती रहती है मैग्नेटिक मेरिडियन हमेशा। ठीक है ना, मतलब जो अर्थ की पोलैरिटी है, मैग्नेटिक पोलैरिटी है, उसमें मतलब लंबे लंबे अरसे के बाद थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट रजिस्टर किया जाता है। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होगा, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन किसी पर्टिकुलर प्लान पे मार्क कर दी गई है और वो मेरिडियन मान लीजिए 10 साल बाद वो प्लान देखा जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर मेरिडियन के रेस्पेक्ट में अगर वो प्लान देखा जाएगा तो प्लान का जो ओरिएंटेशन होगा ना वो थोड़ा चेंज लगेगा। जो चीज़ें एक्चुअली ग्राउंड पे होंगी और जो प्लान में शो हो रहा होगा वो थोड़ा डिफरेंस होगा। तो उसके लिए क्या किया गया है कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ डेट डालने की बात की गई है। ठीक है ना, जैसे अगर ये मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर मैग्नेटिक मेरिडियन आज 20 अप्रैल 2020 को ली गई है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर 10 साल बाद, 5 साल बाद जब भी हम देखेंगे इस पर्टिकुलर प्लान को जिसके ऊपर ये मैग्नेटिक मेरिडियन मार्क की गई है, तो इस पर्टिकुलर डेट की सहायता से
उस दिन मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है उसका डिफरेंस निकाला जा सकता है, ठीक है। तो प्लान को क्या रीओरिएंट किया जा सकता है उसी हिसाब से कि उस डेट में जो मैग्नेटिक नॉर्थ है उसके रिस्पेक्ट में प्लान को सही तरीके से देखा जा सके। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है, मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ डेट लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब आप समझ ही गए कि मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ डेट लिखना क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे अब। सी पॉइंट है, स्पेसिफाई स्केल ऑफ द प्लान एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड सुटेबली सबडिवाइडेड। कह रहे हैं कि जो प्लान बनेगा उसके ऊपर में एक 25 सेंटीमीटर लंबी स्केल होनी चाहिए, ठीक है। अब क्यों होनी चाहिए अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड बी ऑन ए स्केल हैविंग अ रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ऑफ 2000:1 और 1000:1, यानी कि जब तक कि बोला ना जाए कुछ अलग से तब तक जो भी प्लान बनेंगे ये इन्हीं दो में से किसी एक स्केल में बनेंगे, या तो 2000:1 या 1000:1 पे, ठीक है। यानी 1 सेंटीमीटर अगर है प्लान के ऊपर तो एक्चुअल में कितना होगा, 1000 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। या फिर 1 सेंटीमीटर होगा 2000 सेंटीमीटर। इन दो ही स्केल के ऊपर में कोई भी प्लान बनेगा जब तक कि कुछ अलग से बताया ना गया हो कि इस पर्टिकुलर दूसरी स्केल पे आपको प्लान बनाना है। अब हम लोग आते हैं वापस पॉइंट सी पे कि 25 सेंटीमीटर लंबी स्केल का क्या कंसेप्ट है। देखिए इस टाइप की स्केल जो होती है हर एक प्लान पे प्रिंटेड होती है, ठीक है। तो इस स्केल का क्या पर्पस है प्लान पे प्रिंट करने का, तो पेपर हो या फिर कोई भी पॉलिएस्टर की फिल्म हो या कोई ट्रेसिंग पेपर हो जिसके ऊपर भी प्लान बनाया गया है, उस पर्टिकुलर पेपर की ये टेंडेंसी हो सकती है कि टाइम के साथ वो पेपर श्रिंक करे या फिर फैल जाए, ठीक है ना। टेम्परेचर के कारण भी फैल सकता है या श्रिंक कर सकता है अलग अलग कंडीशंस के अंदर में, वेदर कंडीशंस में ओवर द टाइम। तो ऐसे केस में क्या है कि जिस टाइम में प्लान बन रहा होता है यानी जिस टाइम में प्लान प्रिंट किया जाता है उस टाइम में उसके ऊपर ये 25 सेंटीमीटर लंबी कम से कम एक स्केल भी प्रिंट करनी होती है और उसको सुटेबली डिवाइड करना होता है कि एक एक सुटेबली इंटरवल्स पे डिवाइड किया गया स्केल को, ठीक है। तो अब जब भी फ्यूचर में प्लान देखेंगे और अगर ये प्लान श्रिंक करता है या प्लान थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाता है तो उसके साथ क्या होगा, उसी प्रोपोर्शन में ये जो स्केल होगी उसके ऊपर प्रिंटेड वो भी एक्सपैंड करेगी और वो भी श्रिंक करेगी। यानी अब उस डेट में अगर मान लीजिए प्लान पे कोई लेंथ निकालनी है फ्यूचर में और यहाँ से ले करके यहाँ तक मान लीजिए किसी ने नापा कि चलो इतना जो दूर है ये है हमारा 10 मीटर, ठीक है ना। तो प्लान पे इतना बड़ा स्केल ले करके मतलब इससे नाप करके प्लान पे डिस्टेंस निकाली जा सकती है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, तो 10 मीटर है। यानी ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट के बीच नापना है एक पर्टिकुलर लेटर डेट पे तो पता चल जाएगा कि हाँ 10 मीटर है, ठीक है। नाप के देखा जा सकता है इस पर्टिकुलर स्केल की सहायता से। हालांकि अगर प्रैक्टिकली बात करें हम लोग तो ये जो श्रिंक होता है बहुत कम होता है, बहुत माइन्यूट सा होता है। लेकिन जो प्लान काफ़ी बड़े होते हैं 2000 की स्केल पे प्लान होते हैं उस पर आप सोचिए ना 1 मिलीमीटर का श्रिंक भी काफ़ी डिफरेंस पैदा कर देता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये स्केल प्रिंट करने का प्रोविज़न है और ये प्लान जो होते हैं कई बार 50-50 साल तक रखे जाते हैं। तो 50 साल बाद वो क्या हाल होगा पेपर का, वो क्या श्रिंक होगा और क्या एक्सपेंशन होगा, वो सारी पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट करने के लिए एकदम एकदम जिस समय प्लान बन रहा है उसी टाइम में स्केल उसके ऊपर छाप देनी है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग। अब पॉइंट डी में जो स्केल की बात की गई थी 1000 और 2000 के रेफरेंस स्केल की, उसमें एक और एक्सेप्शन दिया हुआ है। क्या है देखिए, प्रोवाइडेड दैट द चीफ इंस्पेक्टर मे बाय एन ऑर्डर इन राइटिंग एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज ही मे स्पेसिफाई देयर इन परमिट और रिक्वायर द प्लान्स टू बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी अदर सुटेबल स्केल। यानी कि अब क्या है कि अगर चीफ इंस्पेक्टर चाहे तो क्या कर सकते हैं, एक राइटिंग में एक ऑर्डर दे सकते हैं और ऑर्डर के अंदर जो कंडीशंस दी गई होगी, ठीक है ना, जो चीफ इंस्पेक्टर उस ऑर्डर के अंदर में स्पेसिफाई कर सकते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर प्लान के लिए या तो परमिट कर सकते हैं। यानी कि अगर उनके पास कोई रिक्वेस्ट जाती है कि साहब हमें जो प्लान बनाना है हमारे लिए कुछ समस्या आ रही है, हमें कुछ दूसरे स्केल पे प्लान बनाने की परमिशन दी जाए और हम इस प्लान को सबमिट कर सकें, तो या तो चीफ इंस्पेक्टर उस रिक्वेस्ट को परमिट कर सकते हैं या फिर चीफ इंस्पेक्टर की खुद की रिक्वायरमेंट हो सकती है कि उनको कोई प्लान सबमिट हुआ 1000 के स्केल में या 2000 के स्केल में और चीफ इंस्पेक्टर को पिक्चर क्लियर नहीं हुई कि भैया माइन में क्या चल रहा है,
ये 1000-2000 की स्केल में बहुत बड़े माइन का प्लान बना के दे दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हो सकता है कि चीफ इंस्पेक्टर बोलें कि नहीं चलो इसको 500 के स्केल पे प्लान बना के लाओ या 100 के स्केल पे प्लान बना के लाओ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ी माइन है, एक पेज पे नहीं आ रही है, जो बड़े से बड़ा साइज पेज है उसके ऊपर पूरा नहीं आ रहा है प्लान। तो क्या करेंगे, चीफ इंस्पेक्टर बोल सकते हैं चलो 4000 का प्लान सबमिट कर दो। तो ये जो पर्टिकुलर कंडीशंस हो सकती है, इसमें चीफ इंस्पेक्टर या तो परमिट कर सकते हैं या फिर ऐसी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं कि किसी और पर्टिकुलर सुटेबल स्केल पे प्लान तैयार किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ई की बात करते हैं। बी प्रॉपरली इंक्ड इन ऑन ड्यूरेबल पेपर, ट्रेसिंग क्लोथ और ऑन पॉलिएस्टर फिल्म एंड इन गुड कंडीशन। यानी जो भी प्लान प्रिपेयर किए जाएंगे या सबमिट किए जाएंगे उनके साथ क्या है कि एक ड्यूरेबल पेपर यानी कोई अच्छी क्वालिटी के पेपर पे वो प्रिंटेड होना चाहिए, इंक्ड होना चाहिए प्लान। ठीक है, या किसी अच्छी क्वालिटी के ट्रेसिंग क्लोथ पे या फिर किसी पॉलिएस्टर फिल्म के ऊपर में होना चाहिए। और वो जो सबमिट होना चाहिए या फिर प्रिपेयर होना चाहिए वो एक गुड कंडीशन में रखा होना चाहिए। वो जो पेपर की कंडीशन हो और यानी कुछ गंदा ना हो, मुड़ा उड़ ना हो, एकदम मतलब अच्छी कंडीशन में बनाया जाना चाहिए और अच्छी कंडीशन में ही सबमिट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट एफ इसका, हैव एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ऑल स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी स्पेसिफाइड वर्किंग विद अ रेफरेंस। कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई पर्टिकुलर प्लान है, ठीक है, प्लान में मान लीजिए कि डीजीएमएस ने कोई रेस्ट्रिक्शन लगा के रखा हुआ है, मान लीजिए सेक्शन 22 लगा है या फिर सेक्शन 22A लगा है किसी पर्टिकुलर ग्रिड में, जैसे ये ग्रिड है माइंस में किसी पर्टिकुलर प्लान में, या कोई पर्टिकुलर पार्ट है माइन का जिसके ऊपर ये 2 सेक्शन लगे हैं, या फिर कोई अलग टाइप का कोई स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, काम से रिलेटेड हो या जाने आने से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो जो पर्टिकुलर जो भी प्लान बनेगा उसके ऊपर में एक एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए कि ये जगह पे, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या कैसे एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, कि लिखा हो सकता है कि 1200 नॉर्थ से 1200 नॉर्थ और 600 ईस्ट है, ठीक है, और 1800 नॉर्थ से 500 ईस्ट, ये जो ग्रिड है यहाँ पर लिखा होगा सेक्शन 22 लगा हुआ है। अब लिखा है विद रेफरेंस भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, विद रेफरेंस, यानी सेक्शन 22 किस ऑर्डर से लगाया गया। तो हो सकता है कि कोई डीजीएमएस ने ऑर्डर दिया होगा राइटिंग में डीजीएमएस सेक्शन 22, और मान लीजिए कोई भी माइन है ABC और नंबर होगा 40, ठीक है, और डेटेड मानी कितनी तारीख को ऑर्डर निकला था, 12/5/2019 को मान लिया, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई ऑर्डर है जिसके जो कोई रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है, स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहा है, तो उसका रेफरेंस होना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट में मेंटेन होना चाहिए पर्टिकुलर प्लान के ऊपर में ही, ठीक है, ताकि एक नज़र में पता चल जाए कि किसी माइन में क्या कोई स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, और है तो कब से है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सब रेगुलेशन नंबर 2, द कन्वेंशन शोड in the schedule shall be used in preparing the all plans and sections required by these regulations। यानी कि कोल माइन रेगुलेशन में जो शेड्यूल दिया हुआ है उसके अंदर में जो भी कन्वेंशंस बताए गए हैं उन्हीं को इस्तेमाल करना है इस रेगुलेशंस के अंदर में जो भी प्लान या सेक्शन बनाए जाएंगे या मेंटेन किए जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक झलक। आप वैसे अगर कोल माइंस के लास्ट चैप्टर में जाएंगे एकदम आखिरी में तो आपको वो शेड्यूल दिख जाएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ कि वो शेड्यूल कैसे होते हैं। देखिए इसी शेड्यूल की बात हो रही है सब रेगुलेशन नंबर 2 में, सब रेगुलेशन 2 ऑफ रेगुलेशन 64, उसके अंदर में इसी शेड्यूल की बात की जा रही थी। देखिए एग्जांपल के लिए तौर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बाउंड्री के लिए, अंडरग्राउंड कोल बैरियर के लिए, शाफ्ट के लिए, अबैंडन शाफ्ट के लिए, इंक्लाइन के लिए, अबैंडन इंक्लाइन के लिए, और साथ ही साथ आप रिमार्क में देखेंगे तो कलर भी यहाँ पे बताए गए। तो आप देखते जाइए, आप इस शेड्यूल को हमेशा याद ज़रूर रखिएगा। ये मतलब आपको अगर कभी इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं या फिर आपको जो ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें भी ये पूछे जा सकते हैं, जैसे ये सिंबल दे दिया, पूछेगा कि ये सिंबल किस चीज़ का है, कंफ्यूज करने के लिए बोला कि अबैंडन इंक्लाइन और इंक्लाइन दोनों का सिंबल दे दिया, पूछेगा इसमें से कौन है, तो नहीं बता पाइएगा शाफ्ट अबैंडन शाफ्ट का, अगर आपको याद नहीं होगा तो नहीं बता पाएगा, इसलिए याद करके रखिएगा, ये सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करके रखिएगा, ठीक है ना। अब सब रेगुलेशन 3 में बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फो और दे देता आपको कि आप कभी इंटरव्यू में जाएंगे अगर फर्स्ट क्लास के, तो आपके सामने हो सकता है एक प्लान रखा हो और आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये प्लान सही है या नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप याद करेंगे उस समय रेगुलेशन नंबर 64 को कि इस प्लान के अंदर में क्या नॉर्थ मार्क किया हुआ है कि नहीं है। नॉर्थ है तो कैसा है, ट्रू नॉर्थ है या मैग्नेटिक नॉर्थ है। अगर मैग्नेटिक नॉर्थ है तो इसके ऊपर में क्या डेट लिखी हुई है,
प्लान का इन्फो दिया हुआ है कि नहीं, किस माइन का प्लान है, किस पर्पस से प्लान बनाया गया है, उसका ओनर कौन है, उसके ऊपर क्या स्केल मार्क की गई है कि नहीं है, और 25 सेंटीमीटर लंबा स्केल बार बनाया गया है कि नहीं बनाया गया। ये सब एक जनरल इन्फो है, जनरल रिक्वायरमेंट है माइन प्लान की, ठीक है ना। तो अगर आप देखते हैं कि इनमें से कोई भी शॉर्टकमिंग पाते हैं कि इसमें ये चीज़ें नहीं है, तो आप तुरंत बोलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। भले उसके ऊपर सब कुछ मार्क किया हो, प्लान के ऊपर घर, बिल्डिंग, माइन, फेस सब दिखाया होगा, अगर ये इन्फो नहीं है मतलब प्लान सही नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। वो आपसे पूछेंगे कि क्या गड़बड़ी है, तो आप ये चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकते हैं उस दौरान। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं, सब रेगुलेशन नंबर 3 पे। The plans and sections required by these regulations shall be accurate within such limits of error as the chief inspector may specify by a general or special order। एक सर्कुलर निकला हुआ है, अगर आप रेफर करेंगे तो देखेंगे कि जो भी प्लान या सेक्शन मेंटेन किए जाएंगे या बनाए जाएंगे, वो जो उन प्लान्स या सेक्शंस की जो एक्यूरेसी होनी चाहिए ना, वो एक स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर में होना चाहिए, ठीक है। और वो लिमिट आपको सर्कुलर के थ्रू मिल जाएगी। यहाँ पे मैं उस सर्कुलर को नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे अब सीधे 4 नंबर पॉइंट पे, सब रेगुलेशन 4 इसका। द प्लान्स एंड सेक्शंस रिक्वायर्ड बाय दीज रेगुलेशन शैल बी मेंटेन्ड करेक्टेड अप टू डेट विच इज नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स। यानी कि इस रेगुलेशंस के अंदर में जो भी प्लान्स और सेक्शंस मेंटेन किए जाएंगे उसको 3 महीने तक अपडेटेड रखना है। यानी कि उस प्लान, मतलब कोई भी पर्टिकुलर डेट है, आज मान लीजिए 30 मार्च है, तो उस प्लान के अंदर में 31 जनवरी तक के जो फेसेस का डेवलपमेंट है, या फिर जो डिपिलरिंग है या ओपन कास्ट है तो फेस कहाँ तक मूव किया है, वो पॉइंट अपडेटेड होना चाहिए उस दिन का, और उस पर डेट लिखी होती है मतलब जो भी जिस दिन का वो रहता है फेस, कि मान लीजिए 31 जनवरी तो 31 जनवरी, तो कभी भी जो अपडेशन होना चाहिए वो 3 महीने से ज़्यादा लैग नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ एडिशनल कंडीशन दी हुई है कि प्रोवाइडेड दैट where any mine or seam or section is proposed to be abandoned, closed or the working thereof to be discontinued or rendered inaccessible। देखिए 2-3 चीज़ों की बात जल्दी जल्दी में बोल दी है। क्या बोल रहे हैं कि जब भी अगर ऐसा कोई प्लान हो कि कोई माइन का सीम या कोई माइन का सेक्शन जो है उसको अबैंडन किया जाए, क्लोज किया जाए, या उसकी वर्किंग को डिसकंटिन्यू किया जाए, या कोई ऐसा पोर्शन है जिसको ऐसा छोड़ दिया जाए कि वो इनएक्सेसिबल हो जाए फ्यूचर में, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में अब क्या करना है कि द प्लान एंड सेक्शन शैल बी ब्रॉट अप टू डेट बिफोर सच अबैंडनमेंट, क्लोजर और एट द टाइम ऑफ डिसकंटिन्यूएंस एज द केस में बी। यानी कि जैसा भी केस हो, अबैंडनमेंट का हो, क्लोजर का हो या डिसकंटिन्यूएंस का हो, उससे पहले जो प्लान, उससे पहले क्या करना है, उस प्लान को अप टू डेट लेके आना है। कि आज मान लीजिए अबैंडनमेंट करने वाले हैं, तो अबैंडनमेंट करने से पहले जो आपके पास प्लान होना चाहिए वो अप टू डेट होना चाहिए कि लास्ट वर्किंग कहाँ तक गई है, उस प्लान के अंदर वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो फेसेस अपडेट करके मार्क किए हुए होने चाहिए, ठीक है। अब ये क्यों करेंगे इसका लॉजिक मैं बताऊंगा नेक्स्ट पॉइंट पर, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब दिया है कि अनलेस, अगर ये तो करना ही करना है, अब क्या है कि क्या ऐसी कभी कोई कंडीशन आ सकती है कि हम अबैंडनमेंट कर रहे हैं, क्लोजर कर रहे हैं, डिसकंटिन्यूएंस कर रहे हैं, बट हम प्लान नहीं अपडेट कर पाए, ऐसी कंडीशन कब आ सकती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अनलेस सच अबैंडनमेंट, क्लोजर और डिसकंटिन्यूएंस हैज़ बीन कॉज्ड बाय सर्कमस्टेंसेज beyond the control of the owner, agent or manager, in which case the fact that the plan or section is not up to date shall be recorded on it। यानी अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि जो अबैंडनमेंट होगा, क्लोजर होगा या डिसकंटिन्यूएंस होगा, वो किसी ऐसी सर्कमस्टेंस की वजह से हुआ है कि जो ओनर के कंट्रोल में नहीं है, तो वैसे केस में जो भी प्लान होंगे डिसकंटिन्यूएंस होने के बाद, अबैंडनमेंट होने के बाद या क्लोजर होने के बाद, वो जो फैक्ट होना चाहिए वो प्लान के ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए कि प्लान इस पर्टिकुलर डेट तक ही अपडेटेड है, उसके बाद इस प्लान को अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है। अब ये बात करते पहले कि ऐसी कंडीशन कब आती है। ऐसी कंडीशन मान लीजिए कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, कोई फ्लडिंग हो जाती है किसी टाइप की, भूकंप आ जाता है कि माइन को हमें बंद ही करना पड़ गया, किसी ओनर को माइन को डिसकंटिन्यू ही करना पड़ गया प्रोडक्शन। उस केस में क्या हो सकता है कि प्लान को अपडेट करना ओनर के कंट्रोल के बाहर की चीज़ हो जाती है, बिकॉज माइन में जब एक्सेस ही नहीं बचा तो कोई वहाँ पे जाके सर्वे कैसे करेगा और कैसे उस प्लान को अपडेट करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसा डिसकंटिन्यूएंस और क्लोजर, अबैंडनमेंट, इनसे पहले प्लान को अपडेट करने के लिए क्यों बोला जाता है। कि कभी कभी क्या होता है फ्यूचर में जो भी माइन डिसकंटिन्यू कर दी गई है या अबैंडन कर दी गई है, क्लोज कर दी गई है, हो सकता है कि कभी उस माइन को दोबारा चालू करना पड़ जाए, ठीक है।
या फिर चालू नहीं भी करना है, उस माइन में इंस्पेक्शन के पर्पज से जाना पड़ सकता है, या कोई और दूसरे कारण से हो सकता है वहाँ अंदर जाना पड़ सकता है। ऐसे केस में अगर प्लान सही नहीं होगा, यानी प्लान अपडेट नहीं होगा, क्योंकि वर्किंग एक बार बंद हो जाती है उसके बाद तो प्लान कोई अपडेट करता नहीं है, तो उस पर्टिकुलर केस में अगर प्लान अपडेट नहीं होगा तो अंदर जाने वाले जो लोग होंगे अंडरग्राउंड हो चाहे ओपन कास्ट माइन हो, उनके साथ क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, किसी टाइप का मिसहैप हो सकता है। उनको सही वस्तु स्थिति का पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ से गैलरी कनेक्टेड है, कहाँ नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर कभी पानी का फ्लडिंग शुरू हो गया तो अगर प्लान अपडेट नहीं है, माइन अबैंडन है, तो ये नहीं पता चलेगा कि ये जो पर्टिकुलर माइन है वो क्या किसी दूसरे माइन से कनेक्टेड है, क्या दोनों माइन के बीच में कोई जंक्शन है, कोई आइसोलेशन स्टॉपिंग बनी हुई है। तो ये सारी इन्फो कैसे पता चलेगी, ये तभी पता चलेगी जब प्लान अपडेटेड होगा। इसलिए कहा गया, इसलिए रेगुलेशन में ही ये प्रोविज़न कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, सब रेगुलेशन नंबर 5 की। अब ऑल द रेफरेंस स्टेशंस एट सरफेस एंड द रेफरेंस पॉइंट्स ऑफ द अंडरग्राउंड सर्वेज shall be shown in their correct position relative to the survey of Indian National Grid within the limits of error of survey and plotting as specified under sub regulation 3। ठीक है, सब रेगुलेशन 5 को समझने से पहले दो चीज़ों को समझिए कि सर रेफरेंस स्टेशन क्या होता है और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो WGS 1984 जो है GPS ये वाली ग्रिड को यूज़ करता है। ठीक है ना, इसका जो ज़ीरो है वो है ग्रीनविच में। ठीक है ना, ग्रीनविच में इसका 0 डिग्री है। ठीक है, अब क्या है कि मान लीजिए धरती है। ठीक है, धरती में भारत देश कहीं यहाँ पर है, यहाँ मान लीजिए 0 है आपका। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ तक कोई ना कोई ग्रिड लाई गई है किसी सर्वे के थ्रू। यहाँ मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट पता चला, मैं एक्स और वाई है 400/600। ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, बस इसको लिटरली मत लीजिएगा, ये 400 और 600 ही होगा। तो अब क्या है कि जनरली हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है ना कि जो स्टेशंस होते हैं, स्टेशंस पे नेशनल सर्वे की जो ग्रिड होती है, नेशनल ग्रिड को लाया जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को वहाँ पे लाके स्टैब्लिश किया जाता है कि स्टेशन इस्टेब्लिश है। स्टेशन क्या होता है, एक सीमेंट का पिलर जैसा परमानेंट स्टेशन बना दिया जाता है और उसकी फाउंडेशन काफ़ी डीप होती है। बारिश हो जाए या फिर कुछ ऐसा कोई नेचुरल डिजास्टर ही आ गया, कुछ हो जाए, तो ये मोटा मोटी ये पिलर स्टेबल होना चाहिए, ये पिलर को कुछ नहीं होना चाहिए, इतना मजबूत बनाया जाता है। और ये पिलर एक नहीं बनाया जाता है, कई सारे बनाए जाते हैं कि हो सकता है एक टूट गया, 2 टूट गए, तो बाकी तो रहेंगे ना, तो और फिर उनके बेसिस पे दूसरा इस्टेब्लिश कर दिया जाए। तो ये नेशनल ग्रिड को लाया जाता है रेफरेंस पॉइंट, मतलब ये जो परमानेंट रेफरेंस स्टेशन होते हैं। ठीक है, अब इन रेफरेंस स्टेशंस की मदद से जब भी कोई माइन पहली बार शुरू होती है तो माइन में क्या होता है, रेफरेंस स्टेशन लाया जाता है, उसको उस पॉइंट को वहाँ प्रोजेक्ट करते हुए सर्वे करते करते माइंस में लेके आते हैं, और माइंस में भी रेफरेंस स्टेशन के तौर पे ऐसे ही पिलर्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना, कई सारे पिलर बनाए जाते हैं, और ये जो रेफरेंस स्टेशंस होते हैं इनका रिकॉर्ड प्लान में मेंटेन किया हुआ रहता है कि इस पर्टिकुलर रेफरेंस स्टेशन का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है और जेड कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स वाई जेड तीनों पोजीशन उसके पता होते हैं। अब जब भी माइन में कोई सर्वे होता है उस रेफरेंस स्टेशन से ही पॉइंट को आगे प्रोजेक्ट किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि अगर आप टोटल स्टेशन के या फिर थोडोलाइट के ऑपरेशन को जानते हो तो बैक साइड और फोर साइड करके वो पॉइंट आगे ले जाया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई सरफेस की। ठीक है, सरफेस पे ही रेफरेंस स्टेशन। अब रेफरेंस पॉइंट की बात करते हैं। ये जो रेफरेंस स्टेशन होते हैं ना, इनको प्रोजेक्ट किया जाता है, अंडरग्राउंड में चले जाते हैं ये पॉइंट। ठीक है, और अंडरग्राउंड में भी स्टेशन नहीं बना करके रेफरेंस पॉइंट्स बनाए जाते हैं। अंडरग्राउंड में भी स्टेशन होते हैं बट अलग अलग पॉइंट्स पे ना कई सारे रेफरेंस पॉइंट बनाए जाते हैं। जैसे जो रूफ होती है, जनरली रूफ में क्या करते हैं ना, होल कर करके एक पॉइंट्स को लटका के, धागा लटका के छोड़ देते हैं। ठीक है ना, आपने अगर कभी अंडरग्राउंड माइन में गए होंगे तो देखा होगा आपने। तो ये पर्टिकुलर जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब ये सब रेगुलेशन 5 क्या बोल रहा है रेफरेंस स्टेशन और रेफरेंस पॉइंट्स के लिए। अब इस बात को समझते हैं कि जितने भी रेफरेंस स्टेशन होंगे सरफेस पे या फिर रेफरेंस पॉइंट होंगे अंडरग्राउंड में, अंडरग्राउंड सर्वे से रिलेटेड, उनकी करेक्ट पोजीशन को इंडिया की नेशनल ग्रिड के रेस्पेक्ट में प्लान में शो करना है। और ऐसे शो करना है कि जो रेफरेंस स्टेशन या रेफरेंस पॉइंट्स हो वो जो हैं, जो सब रेगुलेशन 3 के अंदर में जो एरर की लिमिट बताई गई है, यानी जो एरर की लिमिट होगी परमिटेड, उस एरर की लिमिट के अंदर करत हो। अब नेक्स्ट पॉइंट सब रेगुलेशन नंबर 6 की बात करेंगे हम लोग। पहले इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। सब रेगुलेशन 6 इसका कि plans and sections required to be maintained under these regulations shall be kept available for inspection in the office of at the mine and shall not be removed therefrom except by or with the approval in writing of the regional inspector
अनलेस अ ट्रू कॉपी देयर ऑफ हैज़ बीन केप्ट देयर इन। मतलब क्या हुआ कि जो भी प्लान्स और सेक्शन इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के अंदर में मेंटेन किए जाएंगे, कट। इंटरप्रिटेशन इसका ये हुआ कि जो भी प्लान्स और सेक्शंस इस रेगुलेशंस के अंदर में मेंटेन किए जाएंगे वो हर समय माइन के ऑफिस में अवेलेबल होना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए। यानी कोई भी अगर अथॉरिटी आती है तो उन माइन प्लान्स और सेक्शंस को इंस्पेक्ट कर सके, माइन ऑफिस में वो हमेशा रेडली अवेलेबल होने चाहिए। और उन माइन प्लान्स या सेक्शंस को वहाँ से दो कंडीशन में हटाया जा सकता है। पहली कंडीशन कि रीजनल इंस्पेक्टर उसे खुद हटा सकते हैं, यानी एक्सेप्ट बाय, यानी बाय लिखा है, यानी रीजनल इंस्पेक्टर उसको खुद हटा सकते हैं, या फिर रीजनल इंस्पेक्टर की या फिर रीजनल इंस्पेक्टर द्वारा कोई राइटिंग में अनुमोदन प्राप्त हो या कोई राइटिंग में अप्रूवल प्राप्त हो उनका, तो उस कंडीशन में वहाँ से प्लान या सेक्शन माइन से हटाया जा सकता है। बट इसके साथ भी एक और कंडीशन है कि अनलेस अ ट्रू कॉपी देयर ऑफ हैज़ बीन केप्ट देयर इन, यानी कि जब तक कि उसकी एक सच्ची प्रति, यानी कि वो जो प्लान है एक्चुअली वैसा ही प्लान उस माइन में एक कॉपी रखा जाएगा, तो ही वहाँ से वो प्लान या सेक्शन हटाया जा सकता है। ठीक है, या तो रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा या फिर रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा दिए गए किसी अप्रूवल के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम लोग, आखिरी है इसका, सब रेगुलेशन नंबर 7। द चीफ इंस्पेक्टर में subject to the conditions as he may specify in the order permit preparations of plan or sections in variance with the provisions of this regulation। चीफ इंस्पेक्टर के पास बेसिकली क्या पावर दे दी गई है सब रेगुलेशन नंबर 7 के थ्रू कि चीफ इंस्पेक्टर क्या है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि वो जो भी कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे उस कंडीशंस के अनुरूप ही ऐसा वो परमिट कर सकते हैं कि जो भी प्लान्स और सेक्शंस इस रेगुलेशन नंबर 64 के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है उससे कुछ डिफरेंस में भी प्लान और सेक्शन तैयार किए जा सकते हैं। ये जो है आप यहाँ ध्यान देंगे कि चीफ इंस्पेक्टर को ये जो पावर एग्जाम्पशन की दे रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन नंबर 64 के रेस्पेक्ट में दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ रेगुलेशंस नहीं, इन दीज रेगुलेशंस करके यहाँ नहीं लिखा हुआ है। आप जनरली पाएंगे कहीं कहीं लिखा होता है इन दीज रेगुलेशंस, यानी उसका मतलब हो जाता है कि ये सारे रेगुलेशन जो प्लान सेक्शन से रिलेटेड उन सब में वो एग्जाम्पशन दे सकते हैं। लेकिन ये सब रेगुलेशन 7 है ये बोल रहा है जैसे इसके अंदर में नॉर्थ की रिक्वायरमेंट है या फिर स्केल की रिक्वायरमेंट है या कोई दूसरी रिक्वायरमेंट है, एरर की रिक्वायरमेंट है, तो इन सब के वेरिएंस में भी चीफ इंस्पेक्टर जो हैं परमिट कर सकते हैं एक सब ऑर्डर में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतने पेशेंस के साथ ये वीडियो देखा यहाँ तक, थैंक यू वेरी मच।